हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी। तो आज हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक साइंस का क्वेश्चन पेपर है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई होप कि जब हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो आपके भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे होंगे, अभी क्लास 10th के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका समस्या भी दूर होगा और उनका प्रिपरेशन और थोड़ा शार्प और थोड़ा बेटर होगा। इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आज नहीं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, वरना एक ही दिन में सारा ओवरलोड हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 2000 ओम रजिस्टर्स। द वेरिएबल रजिस्टर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 4000 ओम। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस 0 से लेके 4000 ओम तक कुछ भी हो सकता है। बाकी दो रजिस्टर है 2000 और 2000 ओम का, वो फिक्स्ड है। तो पूछ रहा है एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर इज चेंज। इसके रेजिस्टेंस को अगर हम लोग चेंज करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या होगा। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो कि होता है I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, I इंटू आर होता है। तो रजिस्टर पोटेंशियोमीटर जो है जो आपका वोल्ट मीटर है, वो किसके पैरेलल में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है इस 2000 ओम के पैरेलल में। सो ये 2000 ओम के पैरेलल में लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर। तो इस 2000 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हमें वही रीडिंग हमें वोल्ट मीटर बताएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमें देखना करंट, ये रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम या मिनिमम होना है, वो करंट पे डिपेंड करेगा। तो करंट अगर मिनिमम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी मिनिमम बताएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएगा। तो करंट जो फ्लो करेगा यहां पे, ये यहां से करंट फ्लो कर रहा है I मान लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ये 2000, ये 2000, 4000 हो गया। अब ये जो रजिस्टर है हमारा, जो वेरिएबल रजिस्टर है, वो 0 से लेके 4000 तक उसका वेरी कर सकता है। तो जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मतलब करंट का रुकावट, तो करंट का रुकावट जब मैक्सिमम होगा दोस्तों, तब करंट मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका कितना हो सकता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकता है 4000। ये जब 4000 होगा तब करंट मिनिमम हो जाएगा। तो करंट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8000 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। करंट इतना आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वोल्ट मीटर के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर, जो कि 2000 ओम के पैरेलल में है। तो करंट हो गया 12 डिवाइड बाई 8000, और रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो है 2000 इंटू 2000। सो दिस इज 4 and this is 3. So as the resistance of the volt variable is change, what is the smallest possible reading? तो smallest possible reading कितना आएगा दोस्तों, smallest possible reading आएगा 3 वोल्ट, क्योंकि वही 3 वोल्ट के correspondingly करंट सबसे मिनिमम जाएगा, और that is the minimum potential difference that can be measured by this voltmeter जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। The frequency of AC in some countries is 60 हर्ट्ज। जो AC का फ्रीक्वेंसी है किसी कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है, हमारे देश में वो 50 हर्ट्ज है। What does this mean? ये 60 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, ये 60 हर्ट्ज का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। यहां पर फ्रीक्वेंसी 60 दिया है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड विल बी 60।
तो पूछ रहा है द करेंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स इन अ सेकेंड, द करेंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकेंड, द करेंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 60 सेकेंड और करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 120 सेकेंड्स। इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 60 साइकिल्स बन रहा है। सो द करंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में 60 बार। सो दिस विल बी द आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, रमन वांट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ टू शो हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेस विथ लेंथ। रेजिस्टिविटी लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसको रमन दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, एंड व्हाट ग्राफ कैसा होगा, रेजिस्टिविटी और लेंथ का ग्राफ कौन सा सही है ये बताना है। तो आपको याद होगा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, है ना। और जब ये एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हम लोग लेते हैं और लेंथ को जब हम लोग 1 मीटर लेते हैं, उस समय जो रेजिस्टेंस आता है किसी वायर का उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है, या कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। करेक्ट, करेक्ट है। तो अगर आप एक कॉपर का तार लेते हैं, मान लेते हैं इतना बड़ा कॉपर का तार लिए और एक इतना बड़ा कॉपर का तार लेते हैं, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा? बिल्कुल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इस वाले लंबा वाला तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन यार रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है और वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दोनों कॉपर है तो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया अगर निकालेंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब लेंथ के साथ रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। तो दिस विल बी द आंसर, बिकॉज रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस हर एक वायर, अगर मटेरियल सेम है तो वायर का रेजिस्टेंस सेम आएगा, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा। मटेरियल चेंज होता तब वो चेंज हो जाता। ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर दिया, चलिए तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशंस फॉर द फ्यूज एंड द स्विच। देखिए ये जो है ये फ्यूज है, ये फ्यूज है और ये है स्विच। तो फ्यूज और स्विच का करेक्ट पोजीशन बताना है। देखिए हम लोग, फ्यूज का क्या काम होता है दोस्तों, फ्यूज का काम होता है कि रेटेड वैल्यू से ज्यादा अगर करंट जाएगा तो फ्यूज मेल्ट, वायर मेल्ट कर जाएगा और करंट स्टॉप हो जाएगा। और स्विच का काम क्या होता है कि स्विच का काम होता है जब हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो कर लगेगा। तो इसीलिए जो हमारा फ्यूज और स्विच है वो ऐसा जगह पर कनेक्ट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, स्विच चलो ठीक है ऑफ है, करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर करंट इसमें से फ्लो करेगा तो करंट तो फ्लो कर जाएगा ना इसमें, है ना। उसके बाद फ्यूज से करंट का मुलाकात होगा। तो यहां पर प्रॉपर पोजीशनिंग है। देखिए ये जो ग्राफ, ये जो है, दिस इज द प्रॉपर पोजीशन ऑफ फ्यूज एंड स्विच, कि जैसे ही करंट अगर ज्यादा थोड़ा भी वैल्यू आएगा तो फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाएगा, करंट जो है बल्ब के पास जा ही नहीं पाएगा, और स्विच ऑन ऑफ होगा तभी करंट यहां पर फ्लो करेगा, ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए स्विच और फ्यूज को हमेशा जो अप्लायंस है उससे थोड़ा पहले ही लगाना चाहिए, करंट उसमें एंटर करने से पहले। सो दिस इज द करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द स्विच एंड द फ्यूज। चलिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जाए। बोल रहा है व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड अ स्पेक्ट्रम। ये हम लोग जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है, व्हाइट लाइट होना चाहिए, ये ध्यान देना है, क्योंकि व्हाइट लाइट का मतलब है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जब पास होता है तो ये 7 कलर में टूटता है, यहां से आप जानते हैं स्पेक्ट्रम यहां पर फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पूछ रहा है कि द रे ऑफ विच कलर विल शो द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम, एंड विच वन विल शो द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग इस प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो क्या होता है, व्हाइट लाइट को जब हम यहां से पास करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है, सबसे ऊपर रहता है हमारा रेड, है ना। और सबसे नीचे कौन सा कलर रहता है दोस्तों, सबसे नीचे रहता है वायलेट।
तो इसका मतलब वायलेट का ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे और ये हमारा हो गया इमर्जेंट रे। आप देखिए वायलेट इतना डेविएट किया और रेड आप देखिए इतना डेविएट किया। किसका डेविएशन ज्यादा हुआ? वायलेट का। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है क्योंकि उसका स्पीड सबसे कम होता है और रेड सबसे कम डेविएट करता है क्योंकि उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, उसको मुड़ने का उतना टाइम ही नहीं मिलता है। वायलेट को मुड़ने का ज्यादा टाइम मिलता है इसलिए ज्यादा डेविएट करता है। तो मैक्सिमम हो जाएगा वायलेट, वायलेट हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो जाएगा? लीस्ट जो बोल रहा है, लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो जाएगा? रेड। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। उसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, ए ब्लू कलर्ड रे इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इमर्जेंट रे, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब बोला जा रहा है कि एक ब्लू कलर का हम लोग पास करेंगे, तो ये प्रिज्म ले लिए और ये आप ब्लू कलर का लाइट पास कर रहे हैं, हमारा जो यूज कर रहे हैं कलर वो भी ब्लू ही है, तो ब्लू का मतलब क्या हो गया? ब्लू कलर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ब्लू कलर का मतलब हो गया कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें कलर ही एक है, तो कलर अगर एक है तो यहां पे इसका जो डेविएशन भी होगा तो यहां भी ये ब्लू ही दिखेगा ना, इमर्जेंट कलर भी ब्लू ही दिखेगा, इमर्जेंट रे ही ब्लू ही दिखेगा। व्हाइट लाइट क्यों 7 कलर्स दिख रहा है? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ब्लू एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, इसमें कलर एक ही है तो उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए वो ब्लू ही दिखेगा। और में भी एक क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन को देखते हैं कि मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो आंख का बीमारी है, दो है पिया, है ना। मैंने कहा था दो पिया है, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया स्पेलिंग छोटा है, दूर का नहीं दिखेगा, और हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़ा है, मतलब नजदीक का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मायोपिया है मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब नियर का साइट हो रहा है, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, ठीक है। ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम टू डिपिक्ट इमेज करेक्शन फॉर अ मायोपिक आई यूजिंग अ सुटेबल लेंस। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं मायोपिया के लिए? मायोपिया के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं दोस्तों। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस, जिनको भी दूर का देखने में दिक्कत होगा उनका पावर नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। तो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए क्या होगा? ये आपका एक मोटा मोटा आंख का डायग्राम हो गया, ये आपका आंख के अंदर जो लेंस है वो हो गया, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। जो हमारा लाइट आ रहा है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड से जो लाइट आ रहा है, ब्लैक बोर्ड क्लास में हमको नहीं दिख रहा था, कॉनकेव लेंस लगा दिए डॉक्टर को दिखाने के बाद, तो हमको ब्लैक बोर्ड दिखने लगा। ब्लैक बोर्ड से जो लाइट आ रहा था वो पहले कॉनकेव लेंस में आएगा, वो थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने से फिर क्या होगा? यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तैयार करेगा, और फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो इस हमारे कॉनकेव लेंस पर जाएगा जो आंख में है, और फिर हमारा इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको बना के दिखाना है, अच्छे से पेंसिल से डायग्राम बना के इसको दिखाना है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन को भी आप लिख रहे होंगे, सॉल्यूशंस को भी आप कर रहे होंगे। देखिए अगर आप ईमानदारी से अभी भी पढ़ेंगे तो दोस्तों, तो अभी भी आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है, बहुत अच्छा जा सकता है। इनफैक्ट अभी ईमानदारी का जरूरत है, अपने आप को प्रॉपरली एस्टिमेट करने का जरूरत है। कौन क्या बोल रहा है, कोई बोल सकता है कि आप बहुत तेज है, इससे कभी कभी हमारे अंदर अहम आ जाता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे हमारा रिजल्ट इफेक्ट होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाता है, जिससे भी हमारा रिजल्ट खराब हो सकता है। आपको किसी का बात नहीं सुनना है, काम करने पर विश्वास रखना है, प्रॉपर काम कीजिएगा, रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज केप्ट एट पॉइंट P। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट जो है वो क्वेश्चन में h दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में इसका हाइट दे दिया गया है h। ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट है h, इसको पॉइंट P पे रखा गया है। द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस इज h डैश। तो इमेज का जो हाइट है, इमेज का जो हाइट है वो हो गया h डैश, ठीक है। इमेज का हाइट h डैश दिया गया है। इन द डायग्राम f इज द फोकस एंड c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड टू पॉइंट C, ऑब्जेक्ट को हम लोग C पर ले आए, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि आप C पर ले जाइए, ठीक है। C पर ले गए। विल द हाइट ऑफ द इमेज नाउ प्रोड्यूस्ड बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन h डैश, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। चलिए जब कोई ऑब्जेक्ट C पे रहता है
तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका इमेज भी सी पे बनता है और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का जो हाइट होता है वो सेम होता है। और जैसे ही हम लोग सी से आगे बढ़ते हैं फोकस की तरफ तो वैसे वैसे इमेज का जो साइज है वो बड़ा होने लगता है। तो पी पर जब ये ऑब्जेक्ट था तब हाइट ऑफ इमेज आ रहा था एच डैश, ठीक है। अब अगर हम सी पर उसको ले जाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज will be less than h dash, image will be less than h dash। समझ में आया? जब वो ऑब्जेक्ट हमारा P पे था तो इमेज जो बन रहा था उसका हाइट h डैश था। अब बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को C पर ले गए, तो जब C पर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जितना मिरर से पीछे जाएंगे उतना हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटा होता जाएगा। जब इन्फिनिटी पे रहता है तो हाइट ही नहीं रहता है, जीरो हाइट का रहता है, एकदम पॉइंट साइज बनता है। जैसे जैसे मिरर के नजदीक आते जाएंगे कॉनकेव मिरर का हाइट बड़ा होता जाएगा। इसीलिए P पर अगर हाइट एच डैश है इमेज का तो C पर इमेज का हाइट जो है एच डैश से कम होगा। यह है रीजन, क्योंकि जितना आप अवे फ्रॉम द मिरर जाएंगे हाइट ऑफ इमेज जो है विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज 10 सेंटीमीटर। P और C ये डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। P और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। P और C के बीच में जो डिस्टेंस था वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 10, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये वाला P और C के बीच में 10 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट P एंड C। ओके, जब ऑब्जेक्ट को हम P पे रखेंगे तब कहां इमेज बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तब कहां इमेज बनेगा, और दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए बच्चों, एग्जाम में बहुत बार हम लोग मिस इंटरप्रिट कर लेते हैं क्वेश्चन को और कुछ अलग सॉल्यूशन निकाल देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट P एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट C। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम P पे रखे हैं, ठीक है, तब हम लोग को निकालना है इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब सवाल है कि ठीक है, ये हम बता रहे हैं when ऑब्जेक्ट इज एट P, जब ऑब्जेक्ट P पे है तब का बात बता रहे हैं, ठीक है। लेंस फॉर सॉरी मिरर फॉर्मूला लगाना होगा ना, सॉरी दोस्तों यहां मिरर फॉर्मूला लगेगा, मिरर दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये हो गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब u मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अगर फोकल लेंथ हमारा 20 है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, तो 40 हो गया। और ये वाला 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट जो है वो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। सो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 30, तो यह जाएगा 1/-30 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-20, तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, तो v 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 62 माइनस 3, तो v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो यहां से 60 सेंटीमीटर दूर, मतलब 30 40 60 यहां कहीं बन रहा है, मान लो तो इमेज यहां बन रहा है जब ऑब्जेक्ट हमारा P पे है। और जब ऑब्जेक्ट C पे है दोस्तों तब तो कुछ करना ही नहीं है, इमेज C पर ही बनेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, ऑब्जेक्ट जब C पे है तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब C पर है तो इमेज भी C पर बनेगा, मतलब 40 सेंटीमीटर भी बनेगा, उस समय V हमारा आ जाएगा -40 सेंटीमीटर,
मतलब यहां पर इमेज बनेगा, तो दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक 60 पे बन रहा है, एक 40 पे बन रहा है, तो दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से पढ़ना होगा कि क्या हमको निकालना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में? अ लेंस फॉर्म्स अ ब्लर्ड इमेज। ब्लर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड नहीं है, ब्लर्ड। ब्लर्ड मतलब होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर मतलब धुंधला, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुंधला। धुंधला दिखता है, नॉट क्लियर, उस तरह का इमेज बना रहा है। ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन। ये स्क्रीन है, स्क्रीन से थोड़ा आगे ही ये लोग इंटरसेक्ट कर गया दोनों रे, तो धुंधला इमेज बना रहा है। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक टू द फॉलोइंग टू फॉर्म अ शार्प एंड इन फोकस इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर इमेज बने उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है। व्हाट चेंजेस किसमें? पहला चेंज बोल रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आप क्या चेंज कीजिएगा, दूसरा फोकल लेंथ में क्या चेंज कीजिएगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पहले ही फोकस कर गया, इसका मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ जो है दोस्तों वो कम है। फोकल लेंथ जो है वो कम है क्योंकि पहले ही फोकस कर जा रहा है ना, तो फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अब लेकिन पहला क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या कीजिएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसको सामने ले जाते हैं तो क्या होगा? अगर ये सामने, जैसे याद कीजिए कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे। सामने आता है तो इमेज थोड़ा और आगे घसकता है, सी पे आता है तो सी पे चला जाता है, जब फोकस पे आता है तो इन्फिनिटी बनता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आते जाता है इमेज जो है आगे बढ़ते चला जाता है। तो ऑब्जेक्ट को और हमको नजदीक करना होगा ताकि इमेज यहां नहीं बन के यहां स्क्रीन पर बने। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या करना होगा? डिक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम करना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करना होगा? कम। मतलब प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू लेंस। लेंस के सामने रखना होगा और ताकि इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन जाए। जितना दूर जाएंगे इमेज घसकते जाएगा। ठीक है। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या करना होगा? फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज द फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ अभी यहां कम है इसलिए पहले ही फोकस कर जा रहा है, फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो स्क्रीन पर जाके फोकस कर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बी को देखते हैं इसका। सुनीताज ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट क्या है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंख के डॉक्टर को ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप अपने बायोलॉजी मास्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा समझ लेना है। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट का मतलब आंख का डॉक्टर होता है। सजेस्ट हर टू यूज अ लेंस ऑफ पावर -2D। -2D का मतलब क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। ये सब चीजें जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे लिखते जाइए रफ में पेंसिल से, देखिएगा एकदम दिमाग काम करेगा। -2D मतलब कॉनकेव लेंस हो गया। कॉनकेव लेंस हो गया मतलब मायोपिया है। कॉनकेव लेंस हो गया मतलब कौन सा पिया है? मायो वाला पिया है ना। याद रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज? हो गया कॉनकेव लेंस, लिख दीजिए डायरेक्ट। या बहुत अगर आप खुश हैं तो आप यहां डाइवर्जिंग लेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉनकेव जो होता है उसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग लेंस लिख दीजिए। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ? तो क्या होता है फॉर्मूला? पावर इक्वल टू 1/f होता है और हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/p। तो कितना हो जाएगा? 1/-2, है ना। ये आएगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ पावर 10, मतलब u आपका हो गया -10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज इज प्रोड्यूस। तो हम लोग फोकल लेंथ में निकाल लिए हैं, तो लेंस इक्वेशन लगेगा यहां पर -1/u + 1/v = 1/f। तो -1/-10 + 1/v = -1/50। ये कट जाएगा यहां पे, तो v आ जाएगा -1/10 - 1/50। तो 1/v = कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 50, है ना। तो यहां हो जाएगा 5 - 1, तो v आ जाएगा, v कितना आ जाएगा? 50/4, दैट इज
इसको सॉल्व कर लेना है। 4 1 जा 4, 2 0, 4 2 जा 8, 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज जो है वो 12.5 सेंटीमीटर पे बनेगा। आई होप ये क्लियर है। देखिए बहुत आसान रहता है, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिएगा तो इजीली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपने फोकल लेंथ निकाल लिया, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था, आराम से इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लोथ्स आयरन। मतलब क्लोथ आयरन का मतलब कपड़ा से बना हुआ आयरन नहीं। क्लोथ आयरन का मतलब क्या हुआ? क्लोथ आयरन का मतलब है कपड़ा इस्त्री करने वाला आयरन। ठीक है, शी बॉट अ 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग, देखिए जो मोटा होता है वो अर्थ होता है, वो अर्थिंग पिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अर्थिंग हो गया। इसमें से एक जो है वो लाइव होगा, दूसरा जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, कौन क्या लाइव है न्यूट्रल है पता नहीं, लेकिन एक होगा, लेकिन जो सबसे मोटा रहेगा वो अर्थिंग का पिन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है टू विच पिन ऑन द प्लग शुड सी कनेक्ट द ग्रीन वायर। ग्रीन वायर किसके लिए होता है? ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए होता है। ग्रीन वायर किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। इसका मतलब ग्रीन किसे कनेक्ट करेंगे? ग्रीन कनेक्ट करेंगे पी में, बिकॉज पी हमारा अर्थिंग है, सबसे मोटा है। टू विच पार्ट ऑफ द क्लोज आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड। ग्रीन वायर कनेक्टेड किसमें होगा? अर्थिंग से होगा। ग्रीन वायर किससे कनेक्टेड होगा? अर्थिंग से होगा। ठीक है, एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर। ग्रीन वायर मतलब अर्थिंग का क्या फंक्शन है? तो अर्थिंग क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर चार्जेस रिसाइडिंग ऑन मेटेलिक बॉडी of electric appliance and hence protect us from fatal shock। बस इतना लिख देना है ना, यही करता है अर्थिंग वायर, बस उसका फंक्शन लिख देना है। और में क्या क्वेश्चन दे रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विच ऑफ द 3 कलर्ड वायर्स विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल मतलब Q और R अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हाट विल स्टेट व्हाट हैपेंस टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। करंट क्या होता है? करंट एब्रप्टली बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो है वो हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, एब्रप्टली बढ़ जाता है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इसलिए क्योंकि न्यूट्रल वायर और लाइव वायर अगर कनेक्ट हो जाएगा एक साथ तो रेजिस्टेंस मोटा मोटा जीरो हो जाएगा, वहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा। और रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा? करंट एब्रप्टली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह था कॉन्सेप्ट। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। गहराई से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि P एंड Q रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट वायर्स। P और Q दो वायर है जिसमें दोनों में इक्वल करंट आई जा रहा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड। मतलब करंट जैसे आप ऐसे समझिए, ये एक इस तरह से वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि रिंग से दर्शाया गया है। ठीक है, K इज द मिड पॉइंट, दोनों वायर के बीच का पॉइंट है K। ठीक है, और द इमेज शोज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्रॉ द above इमेज एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें भी दोनों में करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। करेक्ट, राइट हैंड थंब रूल से इसमें एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। करंट इसमें भी ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? क्लियर हुआ? मार्क कर दिए, इसको दोबारा ड्रॉ करके आप लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड P एंड Q चेंज। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड P एंड Q टू रिप्रेजेंट चेंज। देखो अगर करंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ज्यादा रिंग्स बनने लगेगा और क्लोज आ जाएगा थोड़ा, है ना? दोनों P में भी और Q में भी, है ना? जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो रिंग्स बढ़ जाएगा। ये दर्शाने के लिए कि ज्यादा करंट जा रहा है, रिंग्स थोड़ा सामने भी आ जाएगा। तो इससे ये डायग्राम को बना देना है जिससे पता चल जाएगा कि करंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब बोल रहा है इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के। बी एक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है के पर, यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है,
ड्यू टू करंट इन वायर पी, इसमें जो करंट जा रहा है उसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बी। एंड द करंट इन वायर क्यू इज रिवर्स, क्यू में जो करंट रिवर्स कर दिया, पहले करंट ऊपर जा रहा था, अब क्यू में करंट नीचे आ रहा है। व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, अब यहां पे एक चीज देखिए, इसके कारण जो मैग्नेटिक, जब करंट क्यू में रिवर्स नहीं हुआ है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, लेकिन के पॉइंट पर अगर बात करेंगे, के पॉइंट क्या है, के पॉइंट जो है क्यू के लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम ऐसे करंट लेते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, लेकिन के पॉइंट जो है वो पी के राइट में है, तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, मतलब यहां अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए, ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर थंब मेरा करंट है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और यहां पर अगर थंब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो यहां पर पहले दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो आ रहा होगा, करेक्ट, समझ में आया। लेकिन बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो क्यू में करंट जा रहा है उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो करंट जब रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे ऐसे जाने लगेगा क्लॉकवाइज, तो दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, करंट ऊपर अंदर, यहां भी करंट को हम लोग कर दिए नीचे तो अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा एंड आंसर विल बी 2B। अगर इसके लिए बी हो रहा है तो इसके लिए भी बी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम जा रहा है, के दोनों का इक्वल डिस्टेंस पर है, उसके मिड पॉइंट पर है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगा, इट विल बिकम 2B। शुरू में क्या हो रहा था, जब दोनों में करंट ऊपर जा रहा था, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेकिन अभी इसमें करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों का ऐड हो गया। समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ने इसे मिस्टेक करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या वो बताना चाह रहा है, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन डिस्कशन का जो हमारा वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं करंट के लिए जो रुकावट है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। एसआई यूनिट इसका ओम होता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर। टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे। टेंपरेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, लिख ही दिया है। बट द रेजिस्टेंस ऑफ alloys like manganese constant and achrome is almost unaffected by temperature because जो alloy होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मोटा मोटा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, है ना। मोर विद द लेंथ, मोर विद द रेजिस्टेंस, मोर द एरिया, लेसर विद द रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट which of the following is not will desired in material being used for making electrical wires? इलेक्ट्रिकल वायर बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर करंट को कंडक्ट कराना है, करंट को रोकना नहीं है, तो हाई उसका कंडक्टिविटी होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि तार जल्दी जल्दी पिघल जाएगा तो बार बार रिप्लेस करना होगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है उसका हाई नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये और ये करेक्ट नहीं है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वायर का हाई चाहिए, कंडक्टिविटी भी हाई चाहिए, बोला नॉट डिजायर्ड, नहीं चाहिए, हाई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, वरना आपके घर में करंट आएगा बहुत कम और जलेगा ही नहीं। चलिए, मतलब बल्ब काम नहीं करेगा, फैन काम नहीं करेगा। फिर बोला VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ यहां पे, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेम्परेचर? देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर I बाई V है, यहां पर Y में I है और X में V है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली है कि रेजिस्टेंस, अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप हो जाएगा I बाई V। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ B ग्रेटर है स्लोप ऑफ A से, क्योंकि जब स्लोप का मतलब होता है y वाला क्वांटिटी डिवाइड बाय x वाला क्वांटिटी का रेशियो, मतलब y क्वांटिटी बाय x क्वांटिटी का रेशियो होता है। स्लोप ऑफ b क्या हो जाएगा? I बाई v फॉर b ग्रेटर देन I बाई v फॉर a। और I बाई v को तो रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं ना, 1 बाय रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ b विल बी ग्रेटर देन 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ a। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो A का रेजिस्टेंस कम आएगा और B का रेजिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों? ज्यादा आएगा। लेकिन अगर यहां V रहता और यहां I रहता तब B का रेजिस्टेंस ज्यादा, तब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी I बाई V, ओके, तो I बाई V किसका ज्यादा आया?
बी का ज्यादा आया, ठीक है, तो आई बाई भी उसका, सॉरी आर ए बड़ा है ना, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आर ए बड़ा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बड़ा आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बी से, ठीक है। लेकिन अगर यहां भी रहता और यहां आ रहता तब बी का रेजिस्टेंस बड़ा आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इधर जाएगा आर भी इधर जाएगा, तो मेरा भी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया थोड़ा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आर ए बड़ा है आरबी से, तो देखिए कॉन्सेप्ट ठीक था तो मैंने गड़बड़ी को पकड़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहेगा तो गड़बड़ी ही चल जाएगा, है ना, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना है। तो आई अगर यहां भी यहां रहता आई यहां रहता तो बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि आई वाई एक्सिस में और भी एक्स एक्सिस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए का रेजिस्टेंस बड़ा है बी से, तो ए का रेजिस्टेंस बड़ा है मतलब ए का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल मतलब रो जो है वो सेम हो गया, ठीक है, वन ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन ए, अदर 2l एंड a by 2, विच ऑफ द, तो एक देखिए r इज इक्वल टू रो, मटेरियल सेम है, लेंथ 2l है और एरिया हो जाएगा a by 2, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 4 टाइम्स, मतलब जो R2 है हमारा, R2 जो है, ठीक है, वो पहला वाला का 4 गुना हो जाएगा, R2 जो है वो पहला वाला का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ में आया, बिकॉज मटेरियल सेम है तो रो तो सेम रह गया, लेंथ डबल एरिया बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया, तो 4 टाइम्स। सो दिस आर द क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आए होंगे या आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा, सारा हेल्प मिलेगा, आप कंसिस्टेंटली अपना पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय।